इट रिप्रेजेंट दी, याद रखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईसीजी। नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे वेव्स है, मैं आपको दिखाता हूं क्या है। मान लो फॉर एग्जांपल जो अपर साइड पे जाते हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव वेव्स। यहाँ पे एक पॉजिटिव वेव है जिसका नाम है पी वेव। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस है और फिर बाद में दोस्तों उसके बाद आता है दैट इज एक निगेटिव वेव आता है जिसका नाम है क्यू वेव। ये निगेटिव वेव है क्यू वेव। फिर एक शार्प पॉजिटिव वेव है जिसका नाम है दोस्तों आर वेव। और फिर और एक यस वेव आता है जिसका नाम है दोस्तों यस वेव। नाउ नाउ फिर से बाद में एक टी वेव आएगा। तो ये नॉर्मल ईसीजी का ग्राफ है। दिस इज एन ग्राफ ऑफ नॉर्मल ईसीजी। फिर बाद में फिर से दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव वेव आ जाएंगे। जो ऊपर वाले वेव्स है इन्हें कहेंगे पॉजिटिव वेव्स। जो वेव्स ऐसे ऊपर गए हैं इन्हें कहेंगे पॉजिटिव वेव्स। और जो ऐसे नीचे आते हैं इन्हें कहते हैं निगेटिव वेव। एक बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, दिस इज बेस लाइन। एक बेस लाइन है, दिस इज एन बेस लाइन। ओके, एक बेस लाइन है। तो ऐसे वेव्स होते हैं दोस्तों। नाउ ये अलग अलग वेव्स है। ये जो वेव है इसका नाम है दोस्तों पी वेव। ये जो वेव है इसका नाम है पी वेव। इसे कहते हैं पी वेव। इट रिप्रेजेंट, ये जो पी वेव है दोस्तों, इट रिप्रेजेंट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। नाउ ये जो वेव है, पहला फर्स्ट पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव मींस ऊपर वाला पी वेव है। ये जो नाम है दोस्तों ये है क्यू वेव। फर्स्ट निगेटिव वेव जो होता है वो क्यू वेव होता है। नाउ ये जो सबसे टॉलेस्ट वेव है जिसका नाम है आर वेव। और एक उसके बाद एक निगेटिव वेव आता है जिसका नाम है यस वेव। ओके, और फिर है दोस्तों ये जो है थोड़ा सा एलिवेशन पॉजिटिव वेव, इसका नाम है टी वेव। टी वेव। नाउ दीज आर द वेव्स ऑब्टेन्ड ऑन अ ग्राफ। एक पेपर होता है दोस्तों, उसके ऊपर ये सारे वेव्स आते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो तीन पॉजिटिव वेव्स है। P wave, R wave and T wave are positive waves. They are on upper side of baseline. और Q and S wave are negative wave. These are the lower side. Now हर एक waves का importance क्या है? और ये जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों इसे कहते हैं QRX कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड एज दोस्तों QRS कॉम्प्लेक्स। याद रखो, क्यू वेव से यहां तक की जो कॉम्प्लेक्स है, खास करके क्यू वेव, इसे कहते हैं दोस्तों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंड दैट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। हमेशा याद रखो, ये जो पी वेव है, ये जो पी वेव है दोस्तों, ये मैं बाद में बात करने वाला हूं, पर ईसीजी निकाला है तो बात करेंगे। सो डू यू नो दैट व्हाट आर द मैकेनिकल एक्टिविटीज दैट आर ऑकरिंग इन हार्ट? एक होता है दोस्तों सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दूसरा होता है डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। Contraction of heart and relaxation of heart. Contraction heart means systole, during which heart pumps the blood, and relaxation of heart means diastole, during which heart receive the blood. So दोस्तों P wave जो है एक छोटा सा वेव है that represent the contraction, atrial contraction. और contraction क्यों होता है? Depolarization की वजह से होता है। ओके, contraction क्यों होता है? It is because of depolarization. तो जो पी वेव है दोस्तों, दैट पी वेव इट रिप्रेजेंट, पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दैट पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। इट रिप्रेजेंट दोस्तों एट्रियल एक्साइटमेंट, इट रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिनिश। इट रिप्रेजेंट, सभी का मीनिंग एक ही है, रिप्रेजेंट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये पी वेव आती है दोस्तों। दिस इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ पी वेव। दिस इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ पी वेव। नाउ यहां पे है क्यू, तीन वेव मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका नाम है दोस्तों क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तीन वेव्स दैट इज क्यू, आर एंड एस,
QRS कॉम्प्लेक्स, नाउ ये QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है दोस्तों वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड, ओके, टू द, उस वो जो ब्लड पंप करेगा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ब्लड हर एक पार्ट पे जाना चाहिए, टिश्यू के, जो बॉडी का जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, हर एक बॉडी पार्ट को जाना चाहिए, लोअर लिम्ब को जाना चाहिए, अपर लिम्ब को जाना चाहिए, ब्रेन को जाना चाहिए, एब्डोमिनल जो ऑर्गन है वहां तक जाना चाहिए। इसलिए वो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए ये शार्प, ये जो वेव्स है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में बड़ा है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसको ब्लड पंप कहां पे करना है? जस्ट इन वेंट्रिकल, जो कि नजदीक है, वहीं पे है। एक सिर्फ वॉल का ही डिफरेंस है दोनों में, एक वॉल का ही डिफरेंस है, एवी वॉल का। बट वेंट्रिकल को अगर ब्लड पंप करना है तो मेरे लोअर लिम्ब तक ब्लड जाना चाहिए, मेरे अपर लिम्ब तक ब्लड जाना चाहिए, मेरे ब्रेन को ब्लड जाना चाहिए, हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होना चाहिए। इसलिए वेंट्रिकल हाउ टू पंप ब्लड एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए वो जो वेव है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये लार्ज है। सो दोस्तों दैट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर depolarization, MCQ, depolarization, ventricular depolarization represent ventricular systole, ventricular systole, simple, ventricular excitement और ventricular systole बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, MCQ। नाउ ये T वेव इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर, जब वापस आएगा फ्रॉम सिस्टोल टू रिलैक्सेशन, तो दोस्तों ये जो T वेव है, दैट T वेव रिप्रेजेंट, ये जो T वेव है इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, याद रखो, इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में बताया, अभी जरा डिटेल में जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ ईच वेव, हर एक वेव्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अभी जरा डिटेल में जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या फर्क है? Now what is meant by इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, समझाता हूं क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी of heart, electrical activity of heart during a cardiac cycle, during a cardiac cycle, एक cardiac cycle में यह आता है during one cardiac cycle। सो पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, मैंने बोला ना, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पहले फैन का बटन चालू होता है और फिर फैन घूमने लगता है, ओके, फिर हम रेगुलेटर फैन का स्पीड बढ़ाते हैं, तो फिर बाद में धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है। मैकेनिकल एक्टिविटी बाद में होती है, पहले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑकर फर्स्ट फॉलोड बाय मैकेनिकल एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। इन कार्डियक साइकिल, इन कार्डियक साइकिल, इन कार्डियक साइकिल, ये आपको पता होना चाहिए, इन कार्डियक साइकिल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ occur first which is followed by mechanical activity. Electrical activities occur first which is followed by mechanical activity, which is followed by दोस्तों मैकेनिकल एक्टिविटी। नाउ प्लीज पे अटेंशन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? नाउ मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है और उसके बाद मैकेनिकल एक्टिविटी क्या हो जाएंगी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग टू, अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो मैकेनिकल एक्टिविटी क्या होती है? व्हाट इज द मैकेनिकल एक्टिविटी आफ्टर दैट? जैसे मैंने फैन का बटन स्विच ऑन कर दिया तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मैकेनिकल एक्टिविटी क्या है? फैन घूमने लगेगा। सो मैकेनिकल एक्टिविटी क्या है? ये इंपॉर्टेंट है रे बाबा। और
ईसीजी के ऊपर वेव्स कौन से होते हैं? दैट इज वेव्स ऑन ईसीजी, वेव्स ऑन ईसीजी, वही है सब। नंबर वन 3 इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 1 है दोस्तों, दैट इज एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन, दिस इज एन एक्साइट एट्रियल डीपोलराइजेशन। होगा क्या कि एसए नोड स्टिमुलेट हो जाएगा। एसए नोड इज द नोडल टिश्यू व्हिच इज मॉडिफाइड कार्डियक मसल, has the ability to generation of action potential. It generate the action potential. Action potential is generated because of depolarization. ये मैंने बोला है, entry of sodium ion. तो atrial depolarization होगा and that waves of contraction or that cardiac impulse spread all over the wall of atria, both atria. So atrial depolarization के बाद mechanical activity क्या होगी? कोई मुझे बता सकता है? जब atrial depolarization होता है तो mechanical activity क्या होगी? What will be the mechanical activity? क्या होगी mechanical activity? क्या होगी मैकेनिकल एक्टिविटी? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट विल बी द मैकेनिकल एक्टिविटी? दोस्तों एट्रियल सिस्टोल क्या हो जाएगा? दैट इज एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा। एंड दैट एट्रियल सिस्टोल ऑन ईसीजी कौन सी वेव आ जाएगी? व्हिच विल बी द व्हाट विल बी द वेव्स ऑन ईसीजी? वेव्स ऑन ईसीजी कौन सी वेव आ जाएगी दोस्तों? दैट इज अपीयरेंस ऑफ पी वेव ऑन ईसीजी। सिंपल, अपीयरेंस ऑफ पी वेव ऑन ईसीजी। नाउ नंबर 2 पे है दोस्तों, दैट इज दूसरा है फिर एग्जांपल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मींस वेंट्रिकुलर एक्साइटमेंट। और जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो व्हाट विल बी द मैकेनिकल एक्टिविटी? मैकेनिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट विल बी द मैकेनिकल एक्टिविटी? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या बात है वेदांश, सृष्टि, कौस्तुभ, बहुत बढ़िया, कामरान, विवेक, चौधरी, मनीषा, बहुत बढ़िया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल बी द मैकेनिकल एक्टिविटी एंड व्हाट विल बी द वेव्स ऑन ईसीजी? वेव्स नहीं, यहां पे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा एंड दैट इज क्यूआरएक्स। वेव्स नहीं बोलते, उसे बोलते क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नाउ यहां पे एक दोस्तों, और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल में ही एट्रियल डायस्टोल हो जाता है, तो उसके अलग वेव्स नहीं आते हैं। और नंबर 3 पे दोस्तों, दैट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सॉरी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो व्हाट विल बी द मैकेनिकल एक्टिविटी? इसकी मैकेनिकल एक्टिविटी क्या होगी दोस्तों? दैट इज वेंट्रिकुलर, इसकी मैकेनिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी? वेंट्रिकुलर डायस्टोल कह सकते हो आप। वेंट्रिकुलर दोस्तों दैट इज रिलैक्सेशन कह सकते हो, रिलैक्सेशन ऑफ डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल बोलो या फिर इसको एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलो। एट्रियल सिस्टोल या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन बोलो। ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इसको वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलो। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और दोस्तों वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल को हम बोलेंगे, दैट इज, यहाँ पे डायस्टोल ही लिखता हूं। एक्चुअली टी वेव रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और इसको लिखते हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। इसको क्या लिखेंगे? दैट इज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। समझे? वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। और यहां पे दोस्तों वेव्स आती है, उस वेव्स का नाम है दैट इज टी वेव। टी वेव, समझे? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ओके, ventricular repolarization, diastole, yes, ventricular diastole.
Now, what is this? It is the graphical representation of electrical activity of heart during a cardiac cycle. And in cardiac cycle, electrical activity पहले आती है, followed by mechanical activity. ये electrical activity है, नंबर 1 ये electrical activity है दोस्तों, और फिर these are the electrical activity, फिर मैकेनिकल एक्टिविटी, और दोस्तों वेव्स ऑन ईसीजी. वेव्स ऑन ईसीजी ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ इसके लिए आप बनाओ एक टेबल और लगा दो बायोलॉजी, वॉल ऑफ बायोलॉजी के ऊपर. नाउ यहां पे ये होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? ये मशीन है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये बहुत बार ईसीजी निकाला है मैंने. ओके, मशीन होती है दोस्तों. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है. मैं डायरेक्ट लिखता हूं, मशीन दैट इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ये मशीन है दोस्तों. अ मशीन और इंस्ट्रूमेंट, मशीन used to obtain दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. उस मशीन को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन. याद रखो. Now that machine दोस्तों, it consists of different type of electrode, limb electrode और chest electrode. Now electrode of ECG, electrodes of ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं दोस्तों, लिम्ब इलेक्ट्रोड और चेस्ट इलेक्ट्रोड. नाउ लिम्ब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, बात करेंगे कौन से लिम्ब को जोड़े जाते हैं. लिम्ब इलेक्ट्रोड्स एंड चेस्ट इलेक्ट्रोड्स. चेस्ट इलेक्ट्रोड्स. नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ ये जो लिम्ब इलेक्ट्रोड है दोस्तों, दीज आर अप्लाइड. 3 टाइप्स होते हैं. नंबर 1 कितने हैं? 3 होते हैं. 3 लिम्ब इलेक्ट्रोड एंड 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं. 3 लिम्ब इलेक्ट्रोड एंड 6 चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं. एक वायर होते हैं दोस्तों, 3 लिम्ब को जोड़ा जाता है, दैट इज बोथ अपर लिम्ब. ओके, बोथ अपर लिम्ब एंड दैट इज लेफ्ट लिम्ब को. 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रिकल लीड्स. लिम्ब इलेक्ट्रिकल लीड्स और दोस्तों चेस्ट इलेक्ट्रिकल लीड होते हैं. इलेक्ट्रिकल लीड, द करेक्ट वर्ड इज. ओके, नाउ इसमें दैट इज 1 लीड टू ईच wrist, means both right and left, and दोस्तों 1 लीड टू लेफ्ट एंकल. इतना लावा दोस्तों. 1 लीड टू ईच wrist. ओके ओके, एंड दोस्तों एंड 1 लीड टू द लेफ्ट अँकल. राइट अँकलला आपण लावत नाही. जो अँकल जॉइंट आहे राइट अँकल, उसको नाही लगाते दोस्तों. आता तुम्हाला हे दाखवता येणार नाही मला, पण हे कसं लक्षात ठेवायचं सांगतो. 1 लीड टू ईच wrist and that is 1 to left ankle. आणि 6 चेस्ट इलेक्ट्रिकल लीड असतात, त्याच्यामध्ये आहेत दॅट इज V1, V2, V3, V4, V5 आणि V6. ते कुठं कुठं लावायचं असतं चेस्टला, मी तुम्हाला सांगतो. चेस्ट लीड असतात.
दिस, यहां पे आ गए लिम्ब लीड्स और चेस्ट लीड। ये है दोस्तों लिम्ब लीड और चेस्ट लीड। नाउ दीज आर दोस्तों लीड्स, लिम्ब लीड और चेस्ट लीड है। ओके, लीड्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। तो ये है दोस्तों, मान लो ये है रिस्ट ज्वाइंट, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, आर ए मतलब आर्म, एल एल मतलब लेफ्ट लेग। तो दोस्तों ये है मान लो राइट, हियर इज द राइट आर्म, दैट इज द लेफ्ट आर्म, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, और डबल एल मीन्स लेफ्ट लेग, ऐसा लिखा होता है उसके ऊपर, वो लीड के ऊपर। और एक न्यूट्रल होता है जो राइट लेग को लगाते हैं। नाउ यहाँ पे प्रीकॉर्डियल लीड्स कहते हैं उसे, ये जो एरिया इसे प्रीकॉर्डियम कहते हैं दोस्तों। तो ये चेस्ट लीड है, V1 V2, V1 V2, सिर्फ V1 राइट साइड पे होता है, बाकी सब लेफ्ट साइड पे होते हैं। ये V1 V2 V3 V4 V5 और V6, इनका एरिया भी है, कहाँ लगाना है ये आपके सिलेबस के बाहर का है, कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में लगाना है दोस्तों। ये रिब्स है, ये जो आपको व्हाइट जो दिख रहा है, ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है दोस्तों, ये रिब्स है। दिस इज द सेकंड रिब, या फर्स्ट रिब है, सेकंड रिब, थर्ड रिब्स, मान लो दीज आर द रिब्स, दीज आर द रिब्स, ये रिब्स है बच्चों, दीज आर द रिब्स। ओके, ये रिब्स है, याद रखो, दीज आर द रिब्स। और बीच में एक स्पेस दिख रहा है आपको, ओके, जो थोड़ा सा येलो कलर का, येलो नहीं थोड़ा सा ब्राउन है, उसे कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, स्पेस बिटवीन टू रिब्स, तो वहां वो लगाने होते हैं। तो ये ऐसे चेस्ट लीड होते हैं और ये लिम्ब लीड होते हैं दोस्तों। तो मान लो ये कैसा है, कैसे याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा कि जो लिम्ब लीड है वो कहां कहां लगाते हैं या फिर कहां पे लगाते नहीं है। तो राइट लेग को लगाते नहीं है, राइट एंकल को लगाते नहीं, भले वो लगाते, वो न्यूट्रल होता है पर वो कुछ काम का नहीं है। तो ये लिम्ब लीड और चेस्ट लीड होते हैं दोस्तों। मान लो कि पुराना मूवी अगर देखा होगा आपने, तो जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं तो उनको जंजीरों में जकड़ा होता है, जंजीरों में जकड़ा होता है और फिर वो चलते हैं ऐसा, उसके गले में जंजीर है, हाथों में जंजीर है, पैरों में जंजीर है। मान लो एक आतंकवादी है, तो उसको गले में डाला है जंजीर और दोनों हाथों में वो चल रहा है ऐसा, और सिर्फ एक ही पैर में उसके जंजीर है और वो है लेफ्ट लेग, वो है लेफ्ट लेग। मान लो तो वो चलेगा कैसे, तो लेफ्ट लेग से वो लेफ्ट लेग को ज्यादा यूज नहीं कर सकता है, तो वो राइट लेग को यूज करेगा, कुछ ऐसे। मैं कैमरा में आपको दिखा नहीं सकता, अगर ये ऑफलाइन होता तो मैं दिखाता हूं। मान लो ये दो हाथ में दो जंजीर है और लेफ्ट लेग भी उसका क्या हुआ है, उसमें भी जंजीर है, और सिर्फ खाली क्या है, राइट लेग है ये वाला, तो वो यूज कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से चलेगा, आप याद रखो। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेयर आर द लीड्स, लिम्ब लीड्स कहां पे होते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट राइट लेग, राइट लेग के वहां पे नहीं है, राइट एंकल पे नहीं है अगर देखा जाए तो। और आर्म में भी कहां पे है, आर्म में भी रिस्ट पे होते हैं, यहाँ पे अटैच किया जाता है जहां पे राखी बांधी जाती है, याद रखो यहाँ पे। और जहां पे दोस्तों पैंजन असतात ना, पायल तिथं असतं ते। आर यू गेटिंग मी, ये लीड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों, लीड कॉन्सेप्ट, लीड का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लिम्ब लीड और चेस्ट लिम्ब, यस और नो बोलो। ओके, बाहुबली, हा, बाहुबली मध्ये तुम्ही बघितलं असणार आहे, हे कळालं तुम्हाला। ओके, ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। तो ये है दोस्तों, ये किसके लिए ईसीजी, ईसीजी इज यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, हार्ट कैसे काम कर रहा है दोस्तों। नाउ यहां पे जो है वन बाय वन बात करेंगे। जो पी वेव है, जो पी वेव है, पी वेव, नाउ दोस्तों जो एनसीईआरटी ने दिया है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, इट रिप्रेजेंट दोस्तों, इट रिप्रेजेंट
इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ये शब्द यूज किया है, या फिर दूसरा शब्द यूज किया है दोस्तों, और डीपोलराइजेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ दोस्तों एट्रिया, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, that P wave represent that. Now, okay, so which lead to दोस्तों, which lead to contraction of both atria, contraction of both atria, that is the P wave. याद रखो P wave. Now QRX complex जो होता है दोस्तों, that QRX complex QRS complex क्या रिप्रेजेंट करेगा? Now QRS complex represent दोस्तों, that is ventricular depolarization. It represent दोस्तों, it represent ventricular excitement or depolarization, which initiate contraction of both ventricles, which initiate contraction of both ventricles. और ये भी कह सकते दोस्तों, that is it also represent P wave represent mechanical activity, that is atrial systole. It represent atrial systole. That QRS complex दोस्तों, QRX complex it represent ventricular systole. ये MCQ है. It represent ventricular systole. Now एक छोटे छोटे वेव के बारे में, the contractions start shortly after Q wave and marks the beginning of systole. जो contraction of ventricle start, contraction of ventricle start, okay, start shortly after the appearance of Q wave, after Q wave, and which marks the, or which marks means marks the beginning of, ये Q wave represent the marks the beginning of दोस्तों, it marks the beginning of that is ventricular systole, ये Q wave से शुरू होता है, beginning of ventricular systole, ये important है, P wave और QRS complex. Now जो T wave है represent the return of ventricle from excited to normal state, and the end of T wave mark the end of systole. ये तीन important बातें हैं खास करके T wave के बारे में. Now T wave क्या represent करता है? T wave दोस्तों represent T wave represent return of ventricles from excited to normal state, ये important है, to normal state. In simple, that is the relaxation. Sharp वही तो है, मैं बोलता हूं कर और sharp क्यों है, just wait. And now that is दोस्तों, it represent, ये जो Q wave T wave है, it represent ventricular repolarization. It represent ventricular repolarization, or that is ventricular repolarization. And now दोस्तों यहाँ पे एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, that is the end of T wave marks the end of systole. The end of T wave, wave
मार्स दी मीन्स इंडिकेट मार्स दी, यहाँ पे एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल, सिस्टोल खत्म हुआ है मतलब रिलैक्सेशन हुआ है, एंड ऑफ सिस्टोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। द एंड ऑफ टी वेव, एंड कहां है? ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, अभी इसके ऊपर बात करते हैं जो एनसीईआरटी ने दिया है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, फिर बाद में उसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। नाउ ये जो पी वेव है, किसने कहा कि सर कोई शार्प है तो कोई कर्व जैसे है, क्यों? क्योंकि जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ही फास्ट होता है, लाइक दिस, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा स्लोली, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऐसा फास्ट, इसलिए वो शार्प वेव आते हैं, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्लो है, इसलिए वो वेव्स कर्व टाइप है। यस और नो? एल ऑब्लिक टी मतलब लीड टू, सो पी वेव, तो दोस्तों दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव वेव है। पी वेव क्या है? ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव है। फर्स्ट पॉजिटिव वेव मींस अपर वेव, फर्स्ट पॉजिटिव वेव है दोस्तों, मतलब अपर वेव है, मतलब फर्स्ट अपर वेव है, इसे पॉजिटिव वेव कहा जाता है। एंड दैट इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन और डिपोलेशन ऑफ एट्रिया व्हिच लीड टू, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। सो दोस्तों इट रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टम। नाउ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, इट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन which initiate contraction of both ventricle, it represents ventricular systole. Now contraction कब start होता है? Contraction of ventricle start shortly after the Q wave, and that Q wave marks the beginning of ventricular systole. T wave represent the return of ventricle from excited to normal state, it represent ventricular repolarization or relaxation. Now end of T wave हम कहते हैं end of systole, end of T wave कहेंगे end of systole. निगेटिव वेव क्या है? क्यू वेव इज द फर्स्ट निगेटिव वेव, याद रखो। जो क्यू वेव है मींस जो लोअर साइड पे है, क्यू वेव जो होती है, क्यू वेव फर्स्ट निगेटिव वेव है, फर्स्ट निगेटिव वेव जो लोअर साइड पे है। निगेटिव वेव मींस जो बेस लाइन पे अपर वेव, और दोस्तों दैट इज लोअर वेव, लोअर वेव टू बेस लाइन। ओके, द वेव्स व्हिच इज लोअर टू बेस लाइन उसे कहते हैं निगेटिव वेव, वो जो क्यू वेव है। ये समझ में आया? पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। यस और नो? इज दैट क्लियर हो दोस्तों? इज दैट क्लियर हो? ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये है ईसीजी। सो दोस्तों विद द हेल्प ऑफ ईसीजी वी कैन इवैल्यूएट द फंक्शन ऑफ हार्ट। ओके, और इट इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। Okay, that ECG is used for the clinical evaluation of heart or for diagnosis of the certain disorder. Now, use of ECG, use of electrocardiogram. ECG क्या होता है? Now, please pay attention. ECG can be used to calculate the heart rate. ECG can be used to calculate the heart rate. MCQ आता है. ECG can be used to calculate the heart rate. Now please pay attention. यहाँ पे है. How can we? ये है ECG दोस्तों. ये यहाँ पे इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. ओके, हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ओके, ऑन ECG. That ECG is used for also calculation of heart rate. ECG is used for calculation of heart rate. It can be used for calculation of heart rate.
This is used for calculation of heart rate. Calculation of heart rate. Now please pay attention. ECG देख के मैं बता सकता हूं और आप भी बता सकते हो इस पेशेंट का ECG लेते वक्त हार्ट रेट कितना था। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। तो कुछ लार्ज स्क्वायर होते हैं और कुछ स्मॉल स्क्वायर होते हैं। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको समझाता हूँ मीनिंग ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्क्वायर क्या है। मीनिंग ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्क्वायर, तो सपोज ये है ईसीजी पेपर है और ईसीजी पेपर में दोस्तों मान लो ऐसे ये लार्ज स्क्वायर है। यहाँ पे कितने हैं लार्ज स्क्वायर, मान लो यहाँ पे है दोस्तों 5 लार्ज स्क्वायर है। 5 भी नहीं है, 1 2 3 और 4 ये लार्ज स्क्वायर होते हैं, लार्ज स्क्वायर। और एक लार्ज स्क्वायर में 1 2 3 4 5 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। 1 2 3 4 5, यस 1 2 3 4 5। एक लार्ज स्क्वायर में कितने 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। ये ऐसे लार्ज स्क्वायर है दोस्तों। और इस हर एक लार्ज स्क्वायर में 1 2 3 4 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। कितने 5, मैं एक निकाल के दिखाता हूं आपको। ये ऐसा है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये ऐसा है। लार्ज स्क्वायर एंड स्मॉल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट ये होता है। ओके ये है दोस्तों, मान लो दीज आर द लार्ज स्क्वायर। एक्चुअल में देखा जाए तो ये है लार्ज स्क्वायर कुछ ऐसे 1 2 3 4। अरे ते खालीपण पाहिजे एक, हे दिसाना झालं, खालीपण पाहिजे। ओके हे लार्ज स्क्वायर आहे। हे लार्ज स्क्वेअर आहेत, मोठे मोठे जे दिसायला लागले ते, आणि त्याच्यामध्ये छोटे स्क्वेअर आहेत। आता किंवा बॉक्सेस बना, लार्ज बॉक्स और उसमें एक स्मॉल बॉक्स भी होता है दोस्तों। सो व्हाट इज हार्ट रेट, यहाँ पे दिया है हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वेयर। दैट इज हार्ट रेट का फॉर्मूला दोस्तों, हार्ट रेट इज इक्वल टू, हार्ट रेट का फॉर्मूला है हार्ट रेट इज इक्वल टू, याद रखो एक फॉर्मूला है नंबर 1 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर, नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर या फिर बॉक्सेस, सिंपल लार्ज बॉक्सेस। दूसरा फॉर्मूला है दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। नाउ यहाँ पे नंबर ऑफ, आता नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है। बिटवीन 2 आर वेव्स, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ ये कौन सी वेव है दोस्तों, दिस इज एन आर वेव, दिस इज आर वेव एंड दिस इज अनदर आर वेव। इन दोनों के बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस है, ये एक आर वेव है और एक आर वेव है। कितने लार्ज बॉक्सेस है, 2। कितने लार्ज बॉक्सेस है, 2। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रेट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्जांपल, रेट क्या हो जाएगा बोलो, रेट क्या हो जाएगा। नो प्लीज पे अटेंशन, रेट कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों। रेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दैट इज रेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2 150 बीट पर मिनट। बीपीएम क्या है, ये दिया है, ये दिया है। और सपोज नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन आर वेव कितने हो गए दोस्तों, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन आर वेव कितने हो गए बोलो, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हो गए। वैसे नहीं, ऐसे कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे ऐसे बिटवीन 2 आर वेव्स। देखो यहां से 1 2, अरे यार कहां चला गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 हो गए, 10 ऐसा है 10। कितने 10 10, सिर्फ 10 है बिटवीन 2 आर वेव्स। मींस ये ऐसा, ये नहीं कैलकुलेट करने का, बिटवीन 2 आर वेव्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सो ये वी कैन कैलकुलेट द हार्ट रेट बाय यूजिंग ईसीजी। सो और उसके दो फॉर्मूले दोस्तों, समझे आप, इसके दो फॉर्मूले, दैट इज नंबर वन फार्मूला दैट इज 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन 2 आर वेव एंड 1500, और दूसरा और फार्मूला है और दोस्तों दैट इज और 1500 डिवाइडेड बाय स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन आर वेव। सो ये है दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है हार्ट रेट, तो हार्ट रेट निकालना है, मान लो दैट इज हार्ट रेट इज इक्वल टू दोस्तों 300 डिवाइडेड बाय दैट इज number of large boxes between two R wave, between two consecutive R wave, ये भी important है, between two consecutive R wave। so 300 कितने R wave है? दो है, यहाँ पे दो बॉक्सेस है, नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस कितने? एक और दो, आंसर इज 150 बीपीएम मींस बीट पर मिनट, समझे? 150 बीपीएम बीट पर मिनट, यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? इज दैट क्लियर? यहां पे लिखते हैं, सो दोस्तों 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, सो 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं? 10। तो हार्ट रेट क्या आ जाएगा? हार्ट रेट इज इक्वल टू दोस्तों दैट इज 150 बीट पर मिनट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम टैकीकार्डिया हियर, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे टैकीकार्डिया है दोस्तों, यहाँ पे टैकीकार्डिया। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ टैकीकार्डिया, ये भी समझ में आया पेशेंट को टैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स आइडेंटिफाई ईसीजी ऑफ ब्रैडीकार्डिया। ओके, ब्रैडीकार्डिया ऑन ईसीजी, ब्रैडीकार्डिया on ECG. See this ब्रैडीकार्डिया। देखते हैं कैसा है ब्रैडीकार्डिया, ये ECG लेता हूं, बहुत ही बढ़िया। See this ECG, वाओ। इसका हार्ट रेट निकालो भला, कितना होगा हार्ट रेट इस पेशेंट का? ये है ECG उसका, आपको दिख रहे हैं ना लार्ज बॉक्सेस और स्मॉल बॉक्सेस, यहाँ पे रेड कलर में है। हाँ दोस्तों, मान लो फॉर एग्जाम्पल दीज आर द, मान लो दीज आर लार्ज बॉक्सेस है, ये वाले, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ लार्ज बॉक्सेस। ओके, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ लार्ज बॉक्सेस। हाँ, नाउ प्लीज पे अटेंशन। दिख रहा है या नहीं? क्लियर? या निकालू मैं? यस और नो? दिखता है ना? दिखता है, क्लियर है? नाउ प्लीज पे अटेंशन। सो दोस्तों ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है आर वेव, ये है हमारी, एक है दिस इज वन आर वेव और दिस इज अनदर आर वेव। नाउ कैलकुलेट द हार्ट रेट। हार्ट रेट कितना है? ईसीजी देख के, पेशेंट को देखा नहीं है, पेशेंट आईसीयू में है, पेशेंट के रिलेटिव आपके पास आए आप हो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, और उन्होंने बोला है सर ये छातीची पट्टी आहे आमच्या पेशंटची, सांगा बरं कसं आहे? तर सुरुवातीला तुम्हाला काही जरी कळालं नसलं तर यू कैन कैलकुलेट द हार्ट रेट बाय सीइंग जस्ट ईसीजी दैट पेपर। सो आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज हार्ट रेट इज इक्वल टू दोस्तों, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस बिटवीन टू आर वेव। नाउ देखते हैं, सो फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूले अलग अलग, that is heart rate is equal to HR is equal to 300 divided by number of large boxes, ECG देखा होगा आपने, between B oblique W, between two consecutive R wave, between two consecutive R waves। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और नियरली 6 है, नियरली 6 करते हैं, नियरली 6 है। तो व्हाट विल बी द हार्ट रेट ऑफ दिस पेशेंट?
300 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा? 50 बीट्स पर मिनट है क्या? नहीं उसको ब्रैडीकार्डिया। इज दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया? बोलो कितना है? ब्रैडीकार्डिया है क्या? लेस देन 60 बीपीएम। तो आपको डायग्नोसिस आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ये ब्रैडीकार्डिया है। ब्रैडीकार्डिया मींस हार्ट रेट बिलो 60 बीट पर मिनट। 60 बीट पर मिनट वही है दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6 इसे कहते हैं। नाउ कैलकुलेट द यूजिंग अनदर फॉर्मूला, दैट इज, यही याद रखो एक। और दूसरा दोस्तों 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन 2 आरबीओ। तो देखो कितने हो गए? 5 के 5, 5 2 10, 5 3 15, 20 25 आणि 30। हार्ट रेट का दूसरा फॉर्मूला दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर या फिर स्मॉल स्क्वायर भी आ जाएगा, या सिर्फ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन 2 आरबीओ और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी आ जाएगा। आरबीओ की जगह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो कितने हैं? 5 1 5 5 2 10, 5 3 15, 5 24, 5 15 25 30, 30 है। सो 1500 डिवाइडेड बाय 30 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? फिर से 50 बीट्स पर मिनट। समझ में आ रहा है नहीं? यस और नो? आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो वी कैन कैलकुलेट द रेट, हार्ट रेट। वी कैन आल्सो कैलकुलेट द रिदम। रिदम मतलब कैसा है? लैब डब लैब डब लैब डब लैब डब, ये है रिदम। और लैब डब 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 लैब डब डब डब, ये रिदम अगर ये है तो दोस्तों ये ईसीजी अलग आ जाएगा। वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ओके, कैलकुलेट यानी ओके वी कैन, ओके याद रखो। अभी तो ऑटोमेटिक ईसीजी आया है, वो बोलता है दोस्तों कि क्या डायग्नोसिस है। दैट इज ब्रैडीकार्डिया हो गया, टैकीकार्डिया हो गया, दोनों हो गया। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, सो that ECG is used for diagnosis of many disorders of cardiovascular system, disorder of heart, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, ओके, मायोकार्डियल इंफेक्शन, मायोकार्डियल इस्केमिया। लाइक दोस्तों मायोकार्डियल इंफेक्शन मींस हार्ट अटैक बोलते हैं आपको इसे, मायोकार्डियल इंफेक्शन। और दोस्तों हार्ट अटैक, इट इज इरिवर्सिबल डेथ ऑफ, इट इज दोस्तों इरिवर्सिबल इंजुरी टू cardiac muscle due to insufficient ऑक्सीजन सप्लाई। ये होता है दोस्तों, दैट इज कार्डियक इंफ्रैक्शन, सॉरी मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक। यहाँ पे दोस्तों एसटी एलिवेशन होता है, इस फाइंडिंग ऑन ईसीजी एसटी एलिवेशन, और नॉन स्टी में भी होता है, पर एक है दोस्तों दैट इज फाइंडिंग ऑन ईसीजी, फाइंडिंग
ऑन ईसीजी दैट इज एसटी सेगमेंट जो होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, ये हो सकता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन मींस थोड़ा सा ऊपर जाता है। समझाता हूं एसटी सेगमेंट एलिवेशन क्या होता है। नंबर 2, मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं यहां पे समझने की, दैट इज मायोकार्डियल इस्केमिया। मायोकार्डियल इस्केमिया, ये समझ लो इस चीज को, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और इस्केमिया। यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, दैट इज रिवर्सिबल इंजुरी, रिवर्सिबल इंजुरी हो रही है टू कार्डियक मसल्स, रिवर्सिबल इंजुरी टू कार्डियक मसल्स ड्यू टू that is insufficient supply of oxygen supply or deficiency of oxygen supply, सिंपल लैंग्वेज में ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो रहा है दोस्तों, इट लीड टू, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन लीड टू डेथ ऑफ कार्डियक मसल। यहाँ पे डायरेक्ट डेथ हो रहा है, कार्डियक मसल सेल्स जो है उनकी डेथ होती है, फिर बाद में इसका रिवर्सिबिलिटी कुछ नहीं है, कायम स्वरूप डैमेज होना। यहां पे इस्केमिया में रिवर्सिबल इंजरी है, डेथ डज नॉट ऑकर, डेथ ऑफ कार्डियक मसल सेल, देयर इज नो डेथ ऑफ कार्डियक मसल सेल, कार्डियक मसल सेल की यहां पे डेथ नहीं हुई है अभी तक। पर अगर और थोड़ी देर तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डेथ हो जाएगी। सो कार्डियक इसकी मायोकार्डियल इस्केमिया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये दो अलग अलग कंडीशन है। मायोकार्डियल इस्केमिया इनिशियल स्टेज है और इसकी फाइनल स्टेज है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ये समझ लो, इस्केमिया का मतलब होता है ऑक्सीजन सप्लाई लेस है टिश्यू को। इस्केमिया मींस दोस्तों रिवर्सिबल इंजुरी है टू कार्डियक मसल। ये रिवर्सिबल है क्योंकि ये नॉर्मल हो सकता है, इट कैन बी नॉर्मलाइज। ओके, कार्डियक टिश्यू यहाँ पे जो है, कार्डियक सेल जो होते हैं दोस्तों, कार्डियक मसल सेल्स रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन, रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशंस। यहाँ पे डायरेक्ट डेथ होती है और मरे हुए आदमी कभी जिंदा नहीं होते हैं। यहाँ पे डेथ ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल की डेथ हो जाएगी, दे नेवर रिटर्न टू नॉर्मल कंडीशन। ये दो बेसिक चीजें हैं। ओके, कार्डियक इंफ्रैक्शन और कार्डियक इस्केमिया। और जो हम हार्ट अटैक कहते हैं दोस्तों, ये होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यमाई कहते हैं उसे, यमाई। मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब यमाई। लोग बोलेंगे यमाई मतलब मुंबई इंडियंस, गलत। यमाई मतलब हमारे लिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो डिसऑर्डर है उसमें डिटेल में जाऊंगा। सो दीज डिसऑर्डर कैन बी डायग्नोज्ड विद हेल्प ऑफ ईसीजी। कुछ इंपॉर्टेंट ईसीजी फाइंडिंग मैं आपको कल बताता हूँ। आज के लिए रुकते इतना ही, और कल बात करेंगे दोस्तों। दो चीजें हैं, आर्टरी और वेन, इसका डिफरेंस, और कैपिलरी आर्टरी और वेन में इनका डिफरेंस, उनका स्ट्रक्चर, और बात करेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। और ये डबल सर्कुलेशन होने के बाद फिर दो ही टॉपिक बचते हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और डिसऑर्डर। 2 दिन में टॉपिक खत्म, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ओके नाही एवढा अफेक्ट नाही करत, कफ न ऑक्सिजन लेवल अफेक्ट नाही करत, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, तो रुकते हैं। ईसीजी हो गया आज, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ओके चलो
हाँ, तो रुकते हैं। ओके चलो। बर ठीक आहे, चला. आता हे हार्ट अटॅक बद्दल उद्या चला डिटेल मध्ये बोलणार मी. ठीक है सनवी बेटा, कोई बात नहीं है. ओके बहुत बढ़िया. पैनक्रिया प्रोड्यूस इंसुलिन, यस पैनक्रिया ही इंसुलिन प्रोड्यूस करती है बेटा. पैनक्रिया के जो बीटा सेल है वही इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक आहे. रिपोलरायझेशन आणि डिपोलरायझेशन मध्ये काय डिफरन्स आहे हळूहळू कळायला लागेल. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, रिपोलरायझेशन डिपोलरायझेशन ज्यावेळेस मी न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन. यही पे याद रखो, रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन और डिपोलराइजेशन का मतलब है दैट लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल. ओके ठीक आहे. ईसीजी के ग्राफ बनवायचे का, नोट्स पाठवून देता का? नोट्स पाठवून देतो. ओके नोट्स पाठवून देतो. ग्राफ बनवायची गरज नहीं है. ओके ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थ्योरी लिखो वहां पे. ओके भेज दिया मैंने वैभव सर को, आपको भी आ जाएगा. आपको भी भेज दिए. चलो. प्रोटोएंड्री and प्रोटोगायनी म्हणजे काय? अक्षय, प्रोटोएंड्री मीन्स where androecium mature earlier than gynoecium, means stamen mature earlier than कार्पेल, उसे कहते हैं प्रोटोएंड्री. और प्रोटोगायनी में गायनोशियम मैच्योर अर्लियर देन एंड्रोशियम, मींस कार्पेल मैच्योर अर्लियर देन स्टेमन. मतलब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो अर्लियर मैच्योर होता है प्रोटोगायनी में. प्रोटो मींस फर्स्ट, गायनी मींस फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड्री मींस मेल सेक्स ऑर्गन. ठीक है. मायोकार्डियल इस्कीमिया की सेकंड स्टेज हार्ट अटैक होगा ना? यस यही है मनीषा, आपने सही पकड़ा है. मायोकार्डियल इन्फेक्ट इस्कीमिया होगा और फिर भी ऑक्सीजन सप्लाई लेस है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा. करोनरी सायनस आणि करोनरी व्हेन मध्ये काय डिफरन्स आहे? करोनरी सायनस
एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारे कोरोनरी वेन ओपन होते हैं। कोरोनरी साइनस एक कॉमन चेंबर है, जैसे मैंने क्लाइका बोला था ना कल कि क्लाइका में अलग अलग ट्रैक ओपन होते हैं, वैसे कोरोनरी साइनस है, वहां पे अलग अलग कोरोनरी वेन्स ओपन होते हैं। कैन वी कैलकुलेट हार्ट मर्मर? हार्ट मर्मर कैलकुलेट नहीं करते, हार्ट मर्मर कैलकुलेट नहीं करते, वी कैन डायग्नोज दैट कि किस टाइप की हार्ट मर्मर है। ईसीजी के ऊपर हमें पता चलता है कि हार्ट मर्मर है या नहीं, तो वो पता चलेगा। ओके, कैलकुलेट नहीं करते बेटा वहां पे। हम हार्ट साउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हार्ट मर्मर सुनते हैं, हम सुनते हैं। ओके, तो हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप की मर्मर है। ठीक है, तो चलो आज रुकते हैं यहीं पे दोस्तों। राईट लेगला का अटॅच करत नाहीत, हे थोडस प्रॉपर त्यांनी भरपूर एक्सपेरिमेंट केले, राईट लेगला अटॅच केलं, लेफ्ट लेगला अटॅच केलं, सगळे वेगवेगळे ह्याला, पण त्यांना प्रॉपर ईसीजी जे आहे करेक्ट फाइंडिंग हे 3 इलेक्ट्रिकल लीड लावल्याच्या नंतरच मिळालं. जे लिम लीड आहे 3च यूज केले त्यांनी, त्यावेळेसच त्यांना प्रॉपर स्टँडर्ड ईसीजी मिळाला, म्हणून ते राईट लेगला लावत नाही. कारण की जे हार्टची डायरेक्शन आहे सगळं ऍक्सिस वर खेळ आहे. जे हार्टची डायरेक्शन आहे ना, इट इज टिल्टेड टू समवॉट लेफ्ट, बरोबर आहे की नाही? इट इज टिल्टेड टू लेफ्ट साइडला थोडीशी टिल्टेड झालेली, आणि त्यावरनं ते सगळं इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होतो, त्यावरनं ते आहे सगळं. ओके, थँक्यू. हायपोव्हेंटिलेशन मीन्स, हायपोव्हेंटिलेशन म्हणजे कमी हवा जाणे बॉडीमध्ये. हायपरव्हेंटिलेशन मीन्स लाइक दिस, ये हाइपरवेंटिलेशन. हाइपो मीन्स स्लो या फिर कम अंदर हवा जाना, एयर एंट्री कम हो जाना, इसे कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन. ओके श्रीकांत, देखता हूं. ओके, तो चलो बाय, रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही. Is the rhythmic X is the rhythmic contraction and relaxation in the aorta and its main arteries. What is X? Pulse है बेटा ये. अक्षय इंगोले that X is a pulse. Rhythmic contraction relaxation in aorta and its main arteries, उसे कहते हैं pulse. सचिन, when I call you, इवनिंग को कॉल करो बेटा 9 के बाद. ओके चलो रुकते हैं, बाय 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 बाय.